गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट थर्ड फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासों में आप सबका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं यूनिट नंबर, ये फर्स्ट है भाई, फर्स्ट ही चल रही है, सेकंड नहीं है, फर्स्ट की। और जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा एप्लीकेशंस ऑफ अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल्स, यानी कि अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग, जिसके अंदर हमने एक अनुप्रयोग डिस्कस कर लिया था। ठीक है, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ, उसके बाद फिर अपन आगे चलेंगे। ठीक है, देखिए, हमने हाइड्रोजन परमाणु की मूल ऊर्जा स्तर को याद किया था। हमने हाइड्रोजन परमाणु की मूल ऊर्जा स्तर को क्या किया था, याद किया था। तो इसमें हमने क्या किया, हमने माना कि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक चारों ओर कहीं पर भी हो सकता है। तो हमने स्थिति के अंदर अनिश्चितता निकाली डेल्टा एक्स। स्थिति के अंदर अनिश्चितता निकालने के बाद हमने संवेग में अनिश्चितता निकाली डेल्टा पी एक्स इक्वल टू एच कट बाई ए। फिर हमने यहाँ पर संवेग को माना कि संवेग का जो मान है वो इस कोटि का होना चाहिए, यानी कि संवेग यही रहेगा। हमने इसमें कुल ऊर्जा निकाली, गति ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा। फिर ऊर्जा का जो मान था हमारे पास ये था इस तरह से कि पी स्क्वायर बटे में 2m माइनस के ई स्क्वायर अपॉन में ए। तो यहाँ पर हम पी का मान ये रख चुके हैं, क्योंकि पी में अनिश्चितता, तो पी का मान ये रख दिया, तो हमने यहाँ पर पी का मान ये रख दिया। हमें क्या निकालना है, न्यूनतम ऊर्जा निकालनी होती है। तो न्यूनतम ऊर्जा के लिए आपको कंडीशन होगी कि डेल्टा ई अपॉन डेल्टा ए का जो मान है वो आपके पास मस्ट भी जीरो होना चाहिए। तो हमने इसको जीरो किया, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करके हमने इसको बराबर कर लिया, और यहाँ से हमने ए की वैल्यू निकाली, जिसको अपन ने बोर त्रिज्या बोली थी। ये हमारे पास बोर त्रिज्या है। ठीक है, अब ये जो ए वैल्यू है उसको आप वापस कहाँ रखेंगे, इस मान के अंदर रखेंगे। तो हमने यहाँ पर जो ए का मान था, ए का मान हमारे पास आया ये। ठीक है ना, ए का क्या माना है, देखो ये रहा अपने पास ए का ये माना है एच कट स्क्वायर और के एम ई स्क्वायर। तो ये हमारे पास एच कट स्क्वायर के एम ई स्क्वायर का मान जो था, इसको हमने ऊर्जा की वैल्यू में रखी, और ऊर्जा का जो मान आया वो आया के स्क्वायर ई 4/2 एच कट स्क्वायर। जब इसमें कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास मूल ऊर्जा स्तर की जो ऊर्जा होगी माइनस ये रहेगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आती है। तो ये एप्लीकेशन हमने पिछली क्लास में क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। और अगली क्लास में हम इससे अगला जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने ऊर्जा की जो वैल्यू निकाली थी वो हमारे पास कुछ इस तरह चाहिए, E इज इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास ऊर्जा आ गई थी। ठीक, अगला जो अपने पास अनिश्चितता का जो मान है वो रहेगा दूसरा नंबर। मैं टॉपिक लिख देता हूं, यह है नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अनस्तित्व। नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अनस्तित्व, यानी कि पहले ये माना जाता था कि जो हमारे पास परमाणु है, ये परमाणु है, और ये हमारे पास क्या है ना, इलेक्ट्रॉन का पाथ, ये पूरा परमाणु है। ठीक है, तो पहले हमारे पास जो परमाणु थे वो परमाणु बीटा कणों को क्या करते थे, क्षय कर देते। और जो बीटा कण है वो दो प्रकार के होते हैं, एक हमारे पास बीटा प्लस कण होता है, एक हमारे पास बीटा माइनस कण होता है। जो बीटा माइनस कण है वो लगभग हमारे पास मास, चार्ज और स्पिन सभी इलेक्ट्रॉन के जैसे क्या रखता है, सेम रखता है। तो इससे ये लगता था कि पहले कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के बाहर ना होकर के नाभिक के अंदर है, क्योंकि ये जो कण था ये नाभिक के अंदर से आता था, और इसकी जो प्रॉपर्टी थी वो सारी इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी से मैच करती थी। तो हमने ये माना है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के अंदर है। लेकिन जब अनिश्चितता का सिद्धांत दिया गया और अनिश्चितता के सिद्धांत से हमने इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व देखा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर रहेगा या इलेक्ट्रॉन के बाहर रहेगा। तो इसमें कंडीशन क्या होती है, यदि कोई भी पार्टिकल नाभिक से बाहर है तो उसकी ऊर्जा 2 से 3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, और यदि कोई भी पार्टिकल नाभिक के अंदर है तो उसकी ऊर्जा हमारे पास 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अनिश्चितता के सिद्धांत से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन की क्या निकालेंगे, ऊर्जा। और ये ऊर्जा यदि 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग आती है, ठीक है ना, तो हम बोलेंगे कि ये नाभिक में है। और यदि 2 से 3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है तो इसका मतलब ये
बाहर है। तो यहाँ पर हम केवल और केवल ऊर्जा निकालेंगे किसकी, नाभिक की। यदि कोई भी कण नाभिक के अंदर स्थिर है या स्थित है तो उसकी ऊर्जा कितनी होनी चाहिए। वैसे हमारे पास जो बीटा कण आ रहा है, सॉरी इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन उसकी जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा हमारे पास E बराबर लगभग प्रैक्टिकल से जो मिल रही है वो 2 से 3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच पाई जाती है। लेकिन नाभिक के अंदर इसको उपस्थित होने के लिए 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन हम यहाँ पर पहले कैलकुलेशन करके देखेंगे कि नाभिक के अंदर यदि कोई कण है तो उसकी ऊर्जा कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर हम कैलकुलेशन क्या करेंगे, यदि कोई कण नाभिक के अंदर है तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो नाभिक है दिया गया, सॉरी परमाणु का जो नाभिक है उसकी रेडियस की बात करें तो रेडियस जो है वो हमारे पास 5 फर्मी की होती है, लगभग 5 फर्मी की। ठीक है, तो हम मानते हैं कि जो यदि पहले हम ये मान के चलेंगे कि यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर है, नाभिक के कहाँ है, अंदर है, तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी। तो ऐसा हम मान के चलेंगे तो नाभिक की जो त्रिज्या है, नाभिक की जो त्रिज्या होगी वो हमारे पास R है और R का मान जो है वो 5 फर्मी की कोटि का होता है। तो हम इसको 5 फर्मी यानी 5 गुणा 10⁻⁻15 मीटर का मान सकते हैं। तो ये हमारे पास एक तरह से इलेक्ट्रॉन के नाभिक में पाए जाने की अनिश्चितता होगी डेल्टा एक्स। ठीक, हमने डेल्टा एक्स लिख लिया और हाइजेनबर्ग से हम निकालेंगे संवेग में अनिश्चितता। तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से हमें मिलेगा डेल्टा पी का मान और डेल्टा एक्स का जो गुणनफल है वो लगभग हमारे पास होता है h/2। ठीक है, यहाँ पर हम डेल्टा पी एक्स की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो पी एक्स की वैल्यू रहेगी h/2 एंड डेल्टा एक्स। आप डेल्टा एक्स की वैल्यू रख दीजिए 2 × 5 × 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, तो ये जो आपके पास वैल्यू आती है डेल्टा पी एक्स की वो आती है लगभग 1.054 × 10⁻20 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास अनिश्चितता है। तो नाभिक में इलेक्ट्रॉन का जो न्यूनतम संवेग रहेगा वो हमारे पास यही होने वाला है। तो हम लिखेंगे नाभिक में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम जो संवेग है वो हमारे पास डेल्टा पी एक्स के बराबर रहेगा। जब हम लिखेंगे पी मिनिमम की जो वैल्यू होगी वो रहेगी डेल्टा पी एक्स और ये वैल्यू है 1.054 × 10⁻20 मात्रा लिखना चाहो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक, ये वैल्यू आती है और यहाँ से हम रिलेटिविस्टिक फॉर्मूले से जो है नाभिक के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालना चाहेंगे। तो हम लिखेंगे आइंस्टीन के अपेक्षिता के संवेग ऊर्जा संबंध से आइंस्टीन के आपेक्षिकीय संवेग ऊर्जा संबंध से इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम ऊर्जा जो होगी वो हमारे पास रहेगी ई मिनिमम बराबर, देखो यहाँ पर हमने आपेक्षिकीय ऊर्जा ली है,
यदि अपने पास आपेक्ष की ऊर्जा की बजाय सिंपल ऊर्जा होती तो ई मिनिमम हम लिखते, E इज इक्वल टू पी स्क्वायर मिनिमम अपॉन में 2m नॉट, ये आता। लेकिन ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो लगभग लाइट वेलोसिटी के बराबर होता है, यानी कि जो यहाँ पर वेग है वो लगभग c के बराबर है। तो हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे रिलेटिविस्टिक फॉर्मूले की, तो ये अनापेक्षिकीय फॉर्मूले होते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर और c की पावर 4, और यहाँ पर p आपको मिनिमम यूज़ करना है यदि आपको e मिनिमम नहीं याद करना, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कंडीशन और है, जो p मिनिमम होता है स्क्वायर और c स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहाँ पर एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 से बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू या E मिनिमम इज इक्वल टू हमारे पास रहेगा रूट P मिनिमम का स्क्वायर और C स्क्वायर। तो हम इसको लगभग लिख सकते हैं P मिनिमम व C, ये आ जाएगा। आप वैल्यू रख दीजिए दोनों की, E की और P की। तो हमारे पास E जो मिनिमम की वैल्यू है वो हमारे पास रहेगी 1.045 इंटू 10 टू पावर -20 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो E जो मिनिमम है वो आपके पास लगभग मिलती है 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। देखिए अब हम कैसे पता लगाएंगे कि कैसा इलेक्ट्रॉन कहाँ है। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी, पहली कंडीशन ये है कि यदि हमारे पास यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक में उपस्थित है तब इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी, ऊर्जा वो E मिनिमम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम तो बहुत ज़्यादा हो सकती है, वो 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है या होनी चाहिए। यदि हमारे पास इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर प्रेजेंट है या नाभिक से वो आ रहा है, तो हम देखते हैं कि उसकी जो ऊर्जा है वो हमारे पास 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। लेकिन हमने जब प्रायोगिक मान निकाले, हमने प्रायोगिक मान निकाले, जो E ऊर्जा है या E मिनिमम की बात करें किसकी, इलेक्ट्रॉन की, वो आती है 2 से लेकर के 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। अब देखिए इसके पास ऊर्जा इतनी है और ये जाना चाहता है इतनी ज़्यादा ऊर्जा इस तरह के पास, तो ये नहीं जा पाएगा। तो हम दोनों समीकरण से ये स्पष्ट कर सकते हैं, यदि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 2 से 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि हमें प्रैक्टिकली मिली है, वो कभी भी ऐसे क्षेत्र में नहीं रहेगा जहाँ पर उसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है उसको, ठीक है ना। तो हम फाइनली ये कह सकते हैं कि अतः इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रह सकता, नाभिक में नहीं उपस्थित रह सकता है, नाभिक में नहीं उपस्थित रह सकता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व नाभिक के बाहर होता है, बाहर होता है। ये आप ध्यान रखिए। ये आपके पास पहला क्या था इसका, दूसरा क्या है, अनुप्रयोग। तीसरे अनुप्रयोग की बात करेंगे अपन, आवर्ती दोलित्र की मूल ऊर्जा स्तर में वैल्यू कितनी होगी। उसके बाद है एक वर्णक्रमीय रेखाओं का स्वाभाविक विस्तार। उससे पहले हम एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। चलो अब एक और कर लेते हैं ना, क्वेश्चन ही कर लेते हैं। देखिए तीसरा जो अनुप्रयोग है वो हमारे पास है आवर्ती दोलित्र की मूल ऊर्जा स्तर में ऊर्जा, आवर्ती दोलित्र की
मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा। ठीक है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि जो क्लासिकली है यानी कि चिरसम्मत जो मान कहता है, चिरसम्मत भौतिकी के अनुसार जो हमारे पास ई की वैल्यू है वो 0 आती है, लेकिन क्वांटम के अंदर ये वैल्यू कभी भी 0 नहीं आती। हम निकालेंगे इसको कि 0 कैसे नहीं आती। देखिए ये इस तरह से हमारे पास एक सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर होता है। ये एक स्प्रिंग जुड़ी होती है इस तरह से, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के होता है, यहाँ पर m होता है, ये मूल बिंदु, ये हमारे पास x एक्सेस और ये हमारे पास y एक्सेस। आपको केवल इसकी कुल ऊर्जा निकालनी है। तो देखिए 2 लीटर की जो कुल ऊर्जा होगी वो हमारे पास E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर रहेगी। ठीक है। E इज इक्वल टू आपके पास मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हो p² बटे में 2m लिख सकते हैं, प्लस पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो रहेगी 1/2 एंड kx²। आप पोटेंशियल एनर्जी को इस तरह से काउंट कर सकते हैं, W बराबर U बराबर इंटीग्रेशन F.dx के साथ यहाँ पर माइनस आएगा, और यहाँ पर F का जो वैल्यू है वो माइनस का kx होता है प्रत्यानयन बल। तो आपके पास कुल मिला करके ये वैल्यू आ जाएगी, जिसको आप देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब आपको चाहिए न्यूनतम ऊर्जा। तो न्यूनतम ऊर्जा के लिए आप क्या करेंगे, आप इसको नोट करेंगे ई मिनिमम, आप इसको लिखोगे ई मिनिमम, आपको मिनिमम ऊर्जा चाहिए। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि पहले मैं एक बार लिख देता हूँ, देखो p² ये भी आपके पास मिनिमम होना चाहिए अपॉन में 2m प्लस 1/2 एंड kx² ये भी आपके पास मिनिमम होना चाहिए, यानी कि इनमें अनिश्चितताएं होंगी आपके पास। तो ई मिनिमम की जो वैल्यू होगी आपके पास, ई मिनिमम इक्वल टू रहेगा डेल्टा p का स्क्वायर अपॉन में 2m प्लस 1/2 एंड k एंड डेल्टा x का स्क्वायर, ये वैल्यू रहती है। और हाइजेन इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। और हाइजेनबर्ग के अनुसार, हाइजेनबर्ग के अनुसार स्थिति और संवेग में जो अनिश्चितता होती है वो होती है डेल्टा x डेल्टा px इस लगभग होती है h/2, या इसको आप बराबर भी लिख सकते हैं, h/2 रहती है। ठीक है। अब आपको ई मिनिमम चाहिए तो आप p की वैल्यू रख दो चाहे x की वैल्यू रख दो। तो यहाँ से हम p की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, px की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी h/2 एंड डेल्टा x। इसको देंगे समीकरण नंबर 3। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, समीकरण नंबर जो 3 है उसको हम अप्लाई करेंगे समीकरण नंबर 2 के अंदर। तो हमारे पास जो ई मिनिमम की वैल्यू है कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो आपके पास ई मिनिमम की जो वैल्यू है वो रहेगी h² बटे में 2 और m एंड डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस 1/2 एंड k एंड डेल्टा x का स्क्वायर, ये आता है। अब देखो ये मिनिमम है तो इसके लिए अब हमने कंडीशन पढ़ी थी, इसको आप दे देंगे समीकरण नंबर 3 दे देंगे। तो ये ऊर्जा जो है वो न्यूनतम है, न्यूनतम ऊर्जा है। और न्यूनतम ऊर्जा के लिए कंडीशन होती है डेल्टा ई मिनिमम अपॉन में डेल्टा हम x के सापेक्ष करेंगे, और x के सापेक्ष भी नहीं, आप डेल्टा x के सापेक्ष कीजिएगा, ये वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, या 0 आनी चाहिए। तो आप सिंपल समाकलन कर लेंगे, सॉरी अवकलन कर लेंगे समीकरण नंबर 3 का, तो हमें मिलेगा कि डेल्टा ई मिनिमम बटे में d और डेल्टा x की जो वैल्यू है 0 मिलेगी, बराबर ये रहेगा माइनस का h² बटे में 2m और डेल्टा x का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास 2 और आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है, क्या पर आएगा प्लस 1/2 k इंटू 2 एंड डेल्टा x, यहाँ से भी 2 से और 2 क्या जाएगा कैंसिल। तो आप इसको माइनस है तो इसको बराबर की धर लिया जाएगा, तो आपके पास मिलेगा h² बटे में m एंड डेल्टा x क्यूब, और इधर मिलेगा आपके पास k एंड डेल्टा x। तो आपके पास डेल्टा स्क्वायर की एक वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना, डेल्टा स्क्वायर की आ जाएगी एक वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर डेल्टा x की वैल्यू लिख देता हूँ। मैं एक बार उसको पीछे वाले संबंध को फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पर देखिएगा
यहाँ पर मिला है एच कट स्क्वायर बटे में एम, यहाँ पर मिला है एच कट स्क्वायर बटे में एम, और डेल्टा एक्स का क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पर मिलेगा के और डेल्टा एक्स, ये मिलता है। आप डेल्टा एक्स किधर लीजिए, के किधर लीजिए, तो डेल्टा एक्स की पावर आपको मिलेगी 4 इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर बटे में आपको मिलेगा एम और के। लेकिन आप जब के की वैल्यू रखोगे, ठीक है ना, किसकी वैल्यू रखोगे, के की वैल्यू रखोगे, तो आपके पास जो वैल्यू है, एक चीज रहेगी भाई, गड़बड़ हो गया आपके पास। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर 2 को अप्लाई किया था, यहाँ पर हमने 2 को अप्लाई किया है, लेकिन यहाँ पर हमने 2 को अप्लाई नहीं किया, तो ये आएगा 2 और आएगा इसके अंदर ये, और यहाँ पर आ जाएगा इंटू 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 टू, यहाँ पर आपके पास 4 बचेगा। ये यहाँ पर भी आपके पास आपके पास 4 बचेगा, और अगली क्वेश्चन में भी आप यहाँ पर 4 लगा लेंगे और यहाँ पर भी 4 लगा लेंगे। अब देखिए हम पढ़ते हैं कि ओमेगा की जो वैल्यू है वो अंडर रूट का के अपॉन में एम होती है, या ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है के अपॉन में एम, या के की वैल्यू आप रख सकते हो ओमेगा स्क्वायर और एम, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। मूल स्तर की बात करते हैं तो आप इसको एम ओमेगा नोट लिख सकते हो, तो आप के की वैल्यू और पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो आपको मिलेगा डेल्टा एक्स की पावर 4 जो है वो रहेगा एच कट स्क्वायर बटे में 4 और एम स्क्वायर और ओमेगा नोट स्क्वायर, और यहाँ से आप डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालोगे तो रहेगा एच कट बटे में 2m और ओमेगा नोट। इसको देंगे अगली समीकरण, और शायद हमारे पास समीकरण आ गई थी 3, और इसको देंगे समीकरण नंबर 4, ठीक है। आपको क्या करना है, डेल्टा एक्स की वैल्यू को वापस ऊपर वाली समीकरण में रखना है और सोल्व करना है। ऊपर वाली कौन सी, 3 नंबर में। तो हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर जो 4 है उसको पुट किया है इक्वेशन नंबर 3 में, और हमें मिलेगा ई मिनिमम की वैल्यू। तो ई मिनिमम जो है हमारे पास वो देखो 1/2 बाहर आ गया, ठीक है, और यहाँ पर था एच कट स्क्वायर बटे में 4m इंटू आपके पास यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपके पास वैल्यू थी डेल्टा पी एक्स स्क्वायर की, सॉरी डेल्टा एक्स स्क्वायर की जो नीचे था, तो आपके पास उल्टा करके लिख देंगे यहाँ पर 2m नोट, यहाँ पर आपके पास था 1/डेल्टा एक्स, तो आपको लिखोगे 2m ओमेगा नोट अपॉन में एच कट, ये आ जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर था 1/2, ठीक है, और के की वैल्यू थी m और ओमेगा नोट स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू है एच कट बटे में 2m और ओमेगा नोट। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ई मिनिमम की जो वैल्यू आपको है वो मिलेगी 1/2 और 1/2 एच कट ओमेगा नोट प्लस 1/2 और एच कट ओमेगा नोट, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, एच कट से एक एच कट कट जाएगा, एम से एम कट जाएगा, तो यहाँ पर रहेगा 1/2 एच कट ओमेगा, और यहाँ पर आप देखो आपके पास एम से एम कट जाएगा और एक ओमेगा नोट से एक ओमेगा नोट कट जाएगा, तो आपके पास मिलेगा यहाँ पर देखो 1/2 कॉमन ले लिया मैंने इसमें से भी और इसमें से भी, यहाँ पर 1/2 एच कट ओमेगा, यहाँ पर भी 1/2 एच कट ओमेगा, तो आपके पास ई मिनिमम की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1/2 और एच कट ओमेगा नोट। तो ये हमारे पास मूल ऊर्जा स्तर में, या जो सरल और दोलित्र है उसकी मूल ऊर्जा स्तर जो होती है वो होती है 1/2 एच कट ओमेगा। लेकिन चिरसम्मत भौतिकी ये मानती है कि कितनी होती है 0, लेकिन 0 नहीं होती। क्वांटम में हम देख पाते हैं कि वैल्यू 0 नहीं हो रही है, तो ये इतनी आती है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए गुड डे, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और जिंदा रहें।